धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। धुरंधर टिपिकल मूवी के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। वो यूं लखनऊ वाला अदाब नहीं करता। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। सलाम, मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज बात उस सिनेमैटिक तूफान की जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मगर तारीख के सारे सफात भी मरोड़ दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुरंधर फ्रेंचाइज की। आदित्य धर की ये फिल्म और रणवीर सिंह का वो मस्कुलर अवतार जिसमें वो कराची की गलियों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे लियारी नहीं साउथ बॉम्बे हो। सुना है फिल्म ने 2400 करोड़ इंडियन रुपीस बना लिए हैं। चलिए अब इस नेशनलिज्म फैक्ट्री का ऑडिट करते हैं। धुरंधर कोई अकेली फिल्म नहीं है, ये तो उस सिलसिले की ताज़ा तरीन किस्त है जो उड़ी से शुरू हुई और कश्मीर फाइल्स तक पहुंची। देखिए इस ग्राफिक को, जहां एक तरफ जज्बात का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस के बिलियंस जमा हो रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। एक तरफ इंडिया में इसे न्यू इंडिया का नया चेहरा कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स ने इसे खुदा हाफिज कहकर बैन कर दिया है। तकरीबन 90 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान लगा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और हमारे लियारी वाले वो बेचारे आज भी ढूंढ रहे हैं कि रणवीर सिंह कब उनकी गलियों में सीक्रेट शूट करके निकलेंगे, जबकि हकीकत में ये सारी कराची फिल्मिंग बैंकॉक से हुई थी। मीडिया कमेंटेटर डैन कयूम अपने आर्टिकल में बताते हैं कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सीज प्लेबुक है। मतलब सिंपल फॉर्मूला है, पहले रिव्यूअर पर हमला करो, फिर इंटरनेशनल इदारों यानी कि इंस्टीट्यूशंस को कॉलोनियल माइंडसेट कहकर रिजेक्ट कर दो और फिर अपनी सोशल मीडिया आर्मी को छोड़ दो। कयूम कहते हैं कि बॉलीवुड अब एक कंप्लायंस मशीन बन चुका है जहां सच्चाई दिखाने वाले अनुराग कश्यप जैसे लोग एग्जाइल में हैं और बाकी सब ने सेटिंग कर ली है। सोचने की बात यह है कि 1400 करोड़ इंडियन रुपीस की फिल्म में डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाए मगर आरबीआई के नंबर्स कुछ और ही कहानी सुनाए। तो क्या ये सिनेमा है या सिर्फ एक महंगा एडवर्टाइजमेंट? तो आज द ब्लू न्यूज रूम में हम डायसेक्शन करेंगे इस प्रोपेगेंडा ब्लॉकबस्टर का। क्या ये वाकई सिनेमा है या सिर्फ एक महंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड ड्रीम सीक्वेंस? चलिए नुक्ता के कॉरेस्पॉन्डेंट सिप्ते से बात करते हैं। सिप्ते, आपने दोनों फिल्में देखी हैं, हम पहले पॉलिटिकल रिव्यू करें या फिल्म का रिव्यू करें? ये बड़ा पॉलिटिकली सवाल है। लाइक हम दोनों अंदाज में कर सकते हैं जी। जब पहला पार्ट आया था, धुरंधर 1 आया था, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर फिल्म लगी मुझे धुरंधर 1, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मसाला था, कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट थी जो लोगों ने बहुत एंजॉय की। गो के फिल्म पूरी बन चुकी थी, कुछ फाइनलाइज करनी थी कुछ चीज़ें, और फिर दूसरा पार्ट जो रिवेंज का पार्ट था वो रिलीज़ किया जाना था। रिवेंज का पार्ट पहले पार्ट से ज़्यादा लंबा है, वो 3.5 घंटे की फ़िल्म थी, वो 3 घंटे 45 मिनट की फ़िल्म है। उन्होंने कोशिश की है कि किस तरीके से उसको रैप अप करें, उसके अंदर सारी वो बातें डाल दें जो लोगों को पहले पार्ट में कन्फ्यूजन्स रही हों, उनको भी कहीं ना कहीं क्लियर कर दें, और उस क्लियर करने के चक्कर में वो एक गड़बड़ घोटाला ही बन गया सेकंड पार्ट। तो मोस्टली जो है वो जो लोग देखा जिन्होंने फिल्म को होगा उनको पहला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखें, वहाँ के लोगों की ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद उनको दोनों ही अच्छी लगी होंगी, क्योंकि जब आप सिनेमा में टिकट लेकर जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं तो आपको अगर 2 फिल्मों की ड्यूरेशन एक फ़िल्म के अंदर मिल जाए, यानी कि 3.5 घंटे, आजकल जो फिल्म्स बनती हैं वो 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे की फ़िल्म होती है, तो वो एंटरटेनमेंट अगर आपको उन्हीं पैसों में मिल जाए तो क्या ही बुरा है। बहुत से लोग तो सिनेमा में ये भी कहते पाए गए इंडिया में कि ये फ़िल्म ख़त्म कब होगी। सो आइडियली आई थिंक फ़िल्म ने एंटरटेन किया, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। पाकिस्तान में ऑब्वियसली फ़िल्म रिलीज़ तो नहीं हुई, लेकिन जो डाउनलोड करके लोगों ने अब तक देखी है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो लोग उस पर हंस ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, और एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ रोकती हूँ क्योंकि एक सवाल मेरा है कि ये पहली फिल्म कुछ महीने पहले ही लगता है कि रिलीज़ हुई थी, धूम मचा, फिर वो नेटफ्लिक्स पे भी आई, उसका गाना मशहूर हुआ, बहुत ट्रेंडिंग हुई, और अचानक से दूसरी फिल्म आ गई। तो इतनी जल्दी दूसरी फिल्म कैसे आ गई? ओके, सो आइडियली जिस तरह मैंने बताया कि पहले ही रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी, कुछ चीज़ें फाइनलाइज होनी थी, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था। अगर आप फिल्म को देखें तो वो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट था उसमें भी चैप्टर्स थे और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ समझाया जा रहा था। जब सेकंड पार्ट आया है उसके अंदर भी स्टार्ट चैप्टर से ही हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होकर एंड देन फिर वो कंटिन्यू होता है। और उसमें जो पहले सीक्वल में जहाँ पर फिल्म को रोका गया था, समहाउ
उसी को आगे बढ़ाया गया। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 7.25 घंटे ड्यूरेशन बनती है। तो 7.25 घंटे की फिल्म आप एक बार में तो लगा नहीं सकते थे सिनेमा के अंदर। इन्होंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा। आई थिंक अगर ये इसको 3 हिस्सों में भी तोड़ते तो ये 3 बार रिलीज़ हो सकती थी। 3 से मुराद 3 अलग अलग टाइम पर रिलीज़ हो सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो बहुत ही ड्रैग हो जाता। तो इन्होंने उसको एक को 3 घंटे 30 मिनट और एक को 3 घंटे 45 मिनट किया। तो आइडियली इन्होंने जो बनाना चाहा, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री नुमा फिल्म बोलें या आप डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है ना सिर्फ। अब मैंने नहीं देखी तो मैं आप पे रिलाई कर रही हूँ कि आप मुझे इस फिल्म के बारे में बताएं। जाहिर है ऐसी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती हैं जिसमें इंडियन नेशनलिज्म आप यूँ इतना ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, ये पहली फिल्म भी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हिट गई है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वही बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली वजह ये है कि इसमें एक तो होता है प्रोपेगेंडा। इसके अंदर प्रोपेगेंडा में आपने फिक्शनल चीज़ों को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स कहकर तारीख़ के, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि तारीख़ की जो चीज़ें हैं उसको मस्क कर दिया है। कहीं ना कहीं आपने उसको कहीं ना कहीं इतना कंफ्यूज कर दिया है कि शायद अगर अब लोग विकिपीडिया पे सर्च कर रहे हैं तो उनको जो असल बात है वो मिलने के बजाय आदित्य धर की जो इस फिल्म में की हुए कैरेक्टर है वो उसकी तरफ लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हमजा अली मज़ारी सर्च करता हूँ तो जो आपका विकिपीडिया है वो मुझे बताता है कि धुरंधर फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम ये है हमजा अली मज़ारी। और फिर आप अगर सर्च करने क्या कि असली में मौजूद था या नहीं था, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट भी कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो हिस्ट्री थी उसमें एक नई एडिशन कर दी है और वो इस तरह से गोलमोल कर दी है कि कल को अगर लोगों को नहीं आइडिया होगा और वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट कि वो प्रॉपर न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स पर जाते हैं या चीज़ों के ऊपर, तो उनके नज़दीक उनको बहुत गलत किस्म की तारीख़ जो है वो देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप फिल्म की टाइमलाइन को ही देखें तो फिल्म के अंदर इस कदर गलत टाइमलाइन है कि अगर एक शख्स 2012 में उसकी असैसिनेशन होती है तो उसको दिखाया जा रहा है कि वो 2022 में जा रहा है एक साथ। वो एक पैटर्न है, बस मुसलसल बस दिखाया इसकी डेथ इसकी डेथ इसकी डेथ, ये ऐसे मारा गया ये ऐसे मारा गया, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, बस वो चल रहा है, बस उनको किस तरीके से फिल्म को रैपअप करना है। अच्छा हो ये रहा है। यहाँ मैं एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें, हॉलीवुड भी इस किस्म का प्रोपेगेंडा तो करता है। ओसामा बिन लादेन का जो कैप्चर था पाकिस्तान में एबटाबाद में, उस हवाले से देखा जाए, या जो 9/11 के बाद में वॉर ऑन टेरर के वाक़यात थे, वो होमलैंड एक सीरीज़ थी, उसने भी इसको काफ़ी कवर किया। तो जो हॉलीवुड का प्रोपेगेंडा है असल हकीकत से जुड़े जो इवेंट्स है उससे, और कंपैरिजन करें अगर हम इंडियन बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा फिल्म्स को, तो क्या फ़र्क है? शायद वो एक किसी चीज़ पर फोकस करते होंगे या मैक्सिमम 2 चीज़ों पर फोकस करते होंगे। यहाँ पर एक सीरीज़ है, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर ने हर वो चीज़ जो इंडिया में हुई, इंडिया के तारीख़ में जहाँ जहाँ जो चीज़ हुई, जब से मोदी साहब की हुकूमत आई उसके बाद से जितनी चीज़ें हुई, उसका जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा उसको प्रूव करने के लिए ये फ़िल्म बनाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 2016 में इंडिया ने नोट्स चेंज करने का फ़ैसला किया, अपने करेंसी नोट्स चेंज करने का फ़ैसला किया, उसके बारे में फ़िल्म के अंदर ये दिखाया गया कि पाकिस्तान ने एक प्लान किया कि 60,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश और नेपाल के ज़रिए इंडिया भेजे जाने हैं और वहाँ पर जो यूपी पे हुकूमत होनी है उसका फ़ैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। ये चीज़ दिखाकर उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने उस टाइम पर जो डीमोनेटाइजेशन थी नोट्स की वो अनाउंस करके उस साजिश को नाकाम बना दिया। ये एक एलिमेंट बता रहा हूँ आपको। शायद हॉलीवुड में 1 या 2 चीज़ों के ऊपर प्रोपेगेंडा होता होगा, इस फिल्म में मुसलसल सिर्फ प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है। और वो इस तरह से है कि उन्होंने हर चीज़ को जैसे कंक्लूड करने की कोशिश की कि ये अगर हुआ तो ये पाकिस्तान ने किया, अगर किसी इलाके में टेरर हो रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे तो जो इनका हमजा अली मज़ारी जो कि इनका स्पाई था उसने जाकर उसको भी मरवा दिया। लियारी के अंदर अगर कुछ हो रहा था तो उसको भी उसने मरवा, यहाँ तक कि इन्होंने जमील जमाली नामी जो कैरेक्टर जो कहा जा रहा है कि नबील गबूल को जिसको वो किया है, उनके बारे में भी ये दिखा दिया कि 25 साल पहले वो भी स्पाई बन के पाकिस्तान आए थे। सो दिस इज़ हाउ इन्होंने एक अजीब सी एमैल्गमेशन की है फिल्म के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने ये हर चीज़ को कंक्लूड करके ये दिखाया है कि हमने अपना स्पाई छोड़ के, और एक इकलौता स्पाई जो आर्मी की ट्रेनिंग लेके आया और मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके आया और उसने आकर पाकिस्तान का सब कुछ किया खामोशी से, उसको एक सेफ़ एग्ज़िट भी मिल गया क्योंकि एक जो आला ओहदे पर मौजूद एक साहब थे, उनको इंडिया के एक आला ओहदे के ओहदेदार ने ये फ़ोन करके कहा कि मेरे इस स्पाई को छोड़ दो, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी इसराइल के साथ मुलाकात की एक वीडियो मेरे पास है, वो मैं वायरल कर दूंगा। तो उन्होंने मरगला की पहाड़ियों पर उस शख्स को छोड़ दिया
स्पाई को, और जो रणवीर सिंह है जो कि हमजा अली मज़ारी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो वापस अपने वतन इंडिया आ गए। सो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया उसके अंदर, तो एक लेकिन सत्य अब बात यह है कि अब इंडियन सिनेमा बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स बनाते हैं, फिर वो उसकी स्टोरी लाइन होती है, गाना होता है। अब अगर वो इस किस्म की प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहे हैं पाकिस्तान के बारे में और वो कामयाब हो रही हैं, यानी कि इसमें सिर्फ तनकीद करना बनता नहीं है, हमारी भी तो कुछ कमी है ना कि हम इस किस्म की फिल्में, इस किस्म के ड्रामे, अपनी ही जो स्टोरीज़ हैं, पाकिस्तानी स्टोरीज़ है, लियारी की स्टोरीज़ हो गई, 9/11 या वॉर ऑन टेरर की स्टोरीज़ हैं, उन पे हम नहीं बना रहे। बिल्कुल अंबर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्चुअली हमारे साथ मसला ये है कि हम ड्रामों में बहुत अच्छे हैं, हम फिल्म में थोड़ा पीछे हैं। आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर साल में दो जो मौके होते हैं, मौके, उनके ऊपर ही फ़िल्म रिलीज़ हो पाती है, ईद, बकरीद या कोई अगर और ओकेजन आती है, और हम फिल्म पे उस तरीके से, उस संजीदगी से काम कर नहीं पाते। माजी में हालांकि हमने कुछ इस नौयत की फ़िल्म्स बनाई भी हैं जहाँ पर हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, जैसे कि खेल में एक फ़िल्म थी, वो बनाई थी ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर, और हम एक्चुअल सच दिखा सकें, हक़ाइक़ दिखा सकें कि एक्चुअली था क्या मसला और किस तरीके से रिजॉल्व किया। इस नौयत की फ़िल्म आनी चाहिए थी। मेरा लियारी नामी एक फ़िल्म सिंध गवर्नमेंट ने तैयार भी कर ली थी एंड इट वाज सपोज टू रिलीज़ इन जनवरी, बट इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसमें कुछ डिले है, और अगर वो आ जाती जनवरी में तो जिस टाइम पर धुरंधर 1 आई थी उसके बाद फ़ौरन बाद आती, तो धुरंधर 2 का जो प्रोपेगेंडा था समहाउ लियारी का एक एक्चुअल फेस आपको देखने को मिल जाता। बट स्टिल पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसने इस पर काम किया है, और ग्रीन एंटरटेनमेंट पर एक ड्रामा है जो कि 29 मार्च से जो है उसका आगाज़ हुआ है, और वो जहन्नुम बरास्ता जन्नत जो है उसका नाम है। वो उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से ख़वारिज जो हैं वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक जिस चीज़ में हम पक्के हैं, हमने उसका सहारा लेते हुए कुछ काउंटर करने की कोशिश की है, बट आई थिंक बहुत देर कर दी है। हमें इसको भी मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है, और उसका जवाब, जो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने की ज़रूरत है, वरना ये जो प्रोपेगेंडा है ये और बढ़ता चला जाएगा। बट आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे ही लोगों ने इस प्रोपेगेंडा को बहुत ईज़िली एक्सेप्ट भी किया है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो इस चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में उन्होंने डिफ़ाइन भी किया है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि अगर तो फ़िल्म के अंदर मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये जो सारे वाक़यात हुए हैं, जो स्पाई भेजने का फ़ैसला किया गया, ये उनसे पहले की गवर्नमेंट में किया गया है। तो उनके अपने ही जो ख़यालात हैं और जो फ़िल्म का जो एक कह लीजिए कि एक पूरा पैटर्न है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, और वो उस चीज़ को आदित्य धर उस तरीके से संभाल नहीं पाए हैं। एंटरटेनमेंट की हद तक जिस तरह ऑडियंस गई, उसने जाके नारे लगाया और खुश हुई कि वाह भाई, एक वो पैट्रियोटिज़म के नारे लगाए, उसकी हद तक तो ठीक है। उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगा के दिखाया है, और उसमें हमारे बंदे को मारते हुए दिखाया है। जस्ट एक क्रिएट करने के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, उस हद तक तो ठीक है। बट जो फैक्चुअल इनकरेक्ट चीज़ें हैं उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर आप फैक्ट्स चेक करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिल जाएंगे इंटरनेट पर कि कौन सा। बिल्कुल सत्य, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिल्म क्रिटिक्स हैं या जो कमेंट्री करते हैं, जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, उनका यही कहना है कि ये इंडियन नेशनलिज्म की फिल्म नहीं है, ये बल्कि मोदी को ग्लोरीफाई कर रही है, मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी की। और जब जो नाक़िद वो सामने आते हैं तो ट्रोल आर्मीज़ उनके पीछे पड़ जाती हैं। बल्कि आई थिंक मैं पढ़ रही थी कि इंडियन फिल्म गिल्ड ने एक स्टेटमेंट, एक बयान भी जारी किया था कि आप इस तरीके से जो लोग तनकीद करते हैं उनको इस तरह से तंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन हरास नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। यस, इसका जो म्यूज़िक है वो अगर हम उसकी बात करें वो अच्छा है, और पहले जो पहला पार्ट था उसके अंदर आपको याद होगा कि फ्लिपर आची का जो सॉन्ग था फसला, वो बहुत मशहूर हुआ था। यही वजह है कि इन्होंने सेकंड पार्ट में जब शेर बलूच की दोबारा एंट्री की है तो इन्होंने खालिद का एक गाना है दीदी, उसको जो है अपने फ़िल्म में इंक्लूड किया है। लेकिन जो बात पहले पार्ट में जिस तरह बताया वो कर गए, जो कमाल वो पहले पार्ट में कर गए धुरंधर में, सेकंड टाइम उस गाने को इतनी पजीराई नहीं मिली, क्योंकि शायद वो एक पैटर्न जब सेट हो जाता है तो लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो दीदी पे वाली कह लीजिए कि, और ज़्यादातर इस फिल्म के जो गाने हैं वो रीमेक ही हैं, तो लोगों ने जो है उसको पसंद ज़रूर किया है, लेकिन ज़्यादातर गाने रीमेक है। कोई ओरिजिनल सॉन्ग्स आपको कम ही फिल्म में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो
फैक्ट वर्सेस फिक्शन की, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं या तो उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी कि ऐसा नहीं है, या वो ख़ुद जैसे नबील कबूल हैं और पॉडकास्ट पे आए बात की, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है टू दीज फिक्शनलाइज्ड रियल लाइफ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स, और आपको लगता है कि उनकी तनकीद जायज़ है क्योंकि आखिर ये सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है तो फिक्शन? इसमें मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स जिनके नेम तब्दील किए हैं फिल्म के अंदर, वो कैरेक्टर्स ज़िंदा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो जरदारी साहब का जिक्र कर रहे हैं तो वो ज़ोरवारी के नाम से कर रहे हैं। नबील कबूल को वो क्योंकि ही इज़ अलाइव तो उनका नाम उन्होंने जमील जमाली के नाम से रखा है कि जो लोग जा चुके हैं दुनिया से उनके नाम उन्होंने एग्जैक्ट नाम लिए हैं। ख़ासतौर पर जैसे रहमान बलोच, उज़ैर बलोच, इन सब के उज़ैर का भी नाम उन्होंने उज़ैर लिखा है लेकिन वो उस तरीके से नहीं किया हुआ, तो इन्होंने वो नेम मोस्टली जो है उसमें कोई ना कोई नाम के अंदर या तो आगे का वर्ड चेंज कर दिया है या उसके पीछे का कोई लफ्ज़ चेंज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वो नाम चेंज किए हैं। जहाँ तक फ़िक्शन की बात है तो फ़िक्शन अगर आप फ़िक्शन करें तो आप फिर शुरू में कह दें कि ये टोटल फ़िक्शन है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। आप एक तरफ सारी एक्चुअल शक्लें भी दिखा रहे हैं, सामने वाले को अंदाज़ा भी हो रहा है। इवन नवाज़ शरीफ की जो शक्ल है वो डिक्टो कॉपी की है आपने, जब आपने दिखाया कि लियारी में जो है जब ऑपरेशन हुआ पीपल्स अमन कमेटी जो है जब वो हो जाती है, हार जाती है, चली जाती है, जब अरशद पप्पू, उज़ैर बलोच और ये सब लोग हट जाते हैं, जब लियारी खाली हो जाता है तो पीपल्स पार्टी से जो दूसरी गवर्नमेंट है नवाज़ शरीफ की, वो आके इक़्तिदार समहाउ ले लेती, जो कि ऐसा नहीं हुआ था। ये भी एक उन्होंने एक फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ दिखाई है उसके अंदर। पार्टी का नाम नहीं दिया उन्होंने, मुस्लिम लीग का नाम नहीं दिया उन्होंने, कोई और नाम दिया उसको, लेकिन समहाउ उन्होंने ये भी चीज़ दिखाने की कोशिश की कि अच्छा, उन्होंने शुरू से ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान कराची से और उसकी वजह से वो हर चीज़ नहीं पता पंजाब से होता है या पिंडी से सो उन्होंने वो ऐसा दिखाया कि हर चीज़ जो हो रही है, इवन यहाँ तक कि जो ऑपरेशन हो रहा है, जैसे उन्होंने जो शुरू के पहले पार्ट में दिखाया था कि इंडिया में अगर कोई धमाके हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो उसका जो पूरा वो बना हुआ है, ऑपरेशन रूम बना हुआ है, वो कराची के अंदर बना हुआ है। तो ये बहुत कुछ बेसिक गलतियाँ शुरू से थी, अभी भी हो रही हैं। एक आध चीज़ उन्होंने जो मुझे पर्सनली लगा, उन्होंने बल्कि एक आध क्या मल्टीपल टाइम्स मुझे नज़र आया कि कुछ आर्टिकल्स और जो ब्लॉग्स आपको जो मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर वो, और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो वीडियोस हैं जिसके अंदर वाक़यात लिखे हुए हैं, जैसे चौधरी असलम का वाक़या कि वो कितने निडर थे, या फिर जो जावेद खानानी है वो जिस तरह छत से गिरकर उनकी डेथ हुई, तो इस फिल्म में भी उस डेथ को इसी तरह से दिखाया गया, छत से गिर के नहीं हुई मगर जो हमज़ा अली मज़ारी है उसके धक्का देने से हुई। और वो पीएमटी के ऊपर जाकर गिरे और उनका जो है वो इंतकाल हो गया। उसमें जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था पाकिस्तान के कि वो ऊपर से ख़ुद गिरे और तारों में कहीं फंस गए थे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने वो इवेंट्स जो कहीं ना कहीं रिटन मौजूद हैं या वीडियो की सूरत मौजूद हैं उनको देखा है, उनको ऑब्ज़र्व किया है और उसको फ़िक्शन में ढाल कर स्टोरी में ये ऐड किया है कि इन सबको मारने के पीछे उनके स्पाई कहाँ। लेकिन अच्छी बात अगर मैं कहूँगी कि ये सारी डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान तनकीद प्रोपेगेंडा फिल्म्स कैसे बनती हैं, आई फील कि इसकी वजह से जो लियारी की हकीकत है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों पाकिस्तानी या इवन कुछ इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि असल में लियारी ये है। सो दैट्स प्रॉबली वन गुड रिजल्ट, राइट? ट्रू दैट इज़, बिल्कुल ऐसे ही है। लियारी की शायद बात हम पहले भी करते रहते थे, हम अपनी वीडियोस में भी दिखाते थे शायद, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ता था। जैसे चांद नवाब जो थे, जिस ज़माने में चांद नवाब की वो जो वीडियो थी कितनी वायरल थी, लेकिन शायद वो और ज़्यादा वायरल ना होती अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे बजरंगी भाईजान में पोर्ट्रे ना करते। तो आई थिंक सेम यहाँ पर भी हुआ है कि लियारी था तो मशहूर, फुटबॉल भी खेली जाती है लियारी में, लड़कियां बॉक्सिंग भी कर रही हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो छुपे हुए थे वो एलिमेंट्स धुरंधर के आ जाने के बाद और विजिबल हो गए और अब लोग जिन्होंने वहाँ जाके वीडियो नहीं भी बनाई थी ना, वो भी जाकर वहाँ वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो लियारी ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ते मुझे बताने का कि इस फिल्म में क्या है। जो मैंने पढ़ा था तो वो जाहिर है वो उस पर सवाल मैंने आपसे कर दिए। और आखिर में कहूँगी कि ये जो एक सॉफ्ट पावर होती है कि आप किस तरीके से अपनी जो मुल्क है, कौम है, उसका जो मौक़िफ़ है उसको कैसे फिक्शनलाइज कर सकें। और ये बहुत सक्सेसफुली सिर्फ इंडिया नहीं करता, ये टर्की भी बहुत अच्छी तरह करता है, साउथ कोरिया ने बहुत सारे अपनी एक्सपोर्ट्स की हैं, ड्रामाज, म्यूज़िक। ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए, सिर्फ ड्रामे नहीं बल्कि फिल्में, म्यूज़िक, द वर्क्स। और मैं कहती हूँ कि धुरंधर जैसे भी हो, लियारी की प्रमोशन हो गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। कमेंट्स में फीडबैक में ज़रूर बताएगा कि आपने अगर देखी है तो आप क्या समझते हैं इस फिल्म के बारे में और जो ये डिबेट है। और अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।